हेलो, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सबका जीनो आईएएस के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे, जो आप लोगों के लिए बना है, आप लोगों की मदद से बना है, आप लोगों के मैसेजेस से बना है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने वर्क स्टेशन पे बैठे होंगे, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। आपका जो मंदिर है, जिस जगह आप बैठ के पढ़ाई करते हो, जिस जगह आप बैठ के अपने लाइफ के एम की तैयारी कर रहे हो, वो जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप उस जगह की रिस्पेक्ट के साथ बैठे होगे वहां पे। आपने अपने मंदिर को अच्छे से सजाया होगा और अब आप उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपने सराउंडिंग की एनर्जी के साथ, उस लाइब्रेरी जिसमें आप बैठे हो, वो घर, वो कमरा जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें पॉजिटिव एनर्जी लेके आना और अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी लेके आना, अपनी बॉडी को चार्ज अप करना। उसके साथ मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शुरू करो आज का द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस। ये जो एनालिसिस है ना द हिंदू का, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बस न्यूज एनालिसिस नहीं है, ये न्यूज एनालिसिस का एडेड वर्जन है। क्यों? क्योंकि आज हम बस न्यूज एनालिसिस नहीं करने वाले, आज हम एक ऐसे का मटेरियल भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? कि आप इन्हीं एडिटोरियल से ऐसे कैसे कर सकते हो। और हाँ, याद रखना है ये बात, सैटरडे को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज आता ही नहीं है हिंदू में, जिससे होता क्या है, हमारे लिए इजी हो जाता है हिंदू पेपर करना। और अब जो हमारा टाइम यहाँ पे बचता है ना, हिंदू न्यूज़पेपर की एक सबसे अच्छी खूबी है कि ये हमारी प्रिपरेशन के साथ अलाइन होता है। तो एक ना एक टॉपिक ऐसा होता है आज सैटरडे के एडिटोरियल्स में, जिससे हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है? और आज भी वैसा ही एक एडिटोरियल है हमारे पास ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। ठीक है? तो ये एडिटोरियल को देखेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम इस एडिटोरियल के फिलोसफिकल एस्पेक्ट को कैसे उठा सकते हैं और इससे ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है? तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जिसमें मैं आपको बोलता हूं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स, यूपीएससी का मेंस और जनरल स्टडीज का करंट अफेयर्स, इतना ही नहीं बल्कि आज ऐसे भी आ गया है इसमें। अब आप मुझे बताओ, इतना अच्छा एनालिसिस आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब छान मारो, कहीं से भी कर लो, नहीं मिलने वाला। सब लोग आपको वही एनालिसिस और उसके साथ साथ आपको उसके थोड़े बहुत नोट्स दे देंगे, बट कोई आपको इतना डिटेल में और इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं कराएगा। क्योंकि मेरा यहाँ पे एम न्यूज़पेपर कराना नहीं है, मेरा यहाँ पे एम है कि आपके दिन की प्रिपरेशन को पूरा हॉलिस्टिक कराना, कि आपको इस न्यूज़पेपर के एक सेशन में सब कुछ मिल जाए। ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको आपकी लाइफ का, जो आप कल से लेके आज तक, मेरे हिंदू न्यूज़पेपर के एक एनालिसिस से लेके दूसरे वीडियो तक, जो आप कभी फोन चला लेते हो, कभी उधर चले जाते हो, कभी इधर चले जाते हो, आपको कभी पीवाईक्यू स्किप हो जाते हैं, कभी आपको एमसीक्यू स्किप हो जाते हैं, कभी आपको स्टैटिक पोर्शन स्किप हो जाता है, कभी आप करंट पे ज्यादा ध्यान देने लगते हो, या कभी आप बस मेंस मेंस पढ़ने लग जाते हो, प्रीलिम्स छूट जाते हो। ठीक है? तो उन सब चीजों को आपको वापस याद दिलाना और आपसे वो सारी चीजें रिवाइज कराना, ताकि आपका डेली कम से कम ये 1.5 घंटा ऐसा हो कि आपकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी हो जाए। आपको ऐसा ना हो कि यार बस आज न्यूज़पेपर में दिन चला गया, यार बस आज हिस्ट्री पढ़ने में दिन चला गया, आज ना पूरा दिन 2 आंसर लिखे मैंने यार, एमसीक्यूज कर रहा था, 5-6 हो गए, उसके बाद कुछ हो ही नहीं पाया। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसीलिए ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस लेके आए हैं। ठीक है? ताकि आपको आपके दिमाग में हर एक चीज रहे। ठीक है? और हर एक चीज थोड़ी 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 थोड़ी, बूंद बूंद कर करके आपका ये समंदर भरता चला जाए। ठीक है? इसी जज्बे के साथ, इसी एंथुजियाज्म के साथ हम आज का एनालिसिस शुरू करेंगे। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का पीडीएफ और हमारा टेस्ट सीरीज और हमारे नोट्स और हमारा कंटेंट आपको एक्सेसिबल है हमारी वेबसाइट पे, व्हाट्सएप के चैनल्स पे और टेलीग्राम के चैनल पे। तो टेलीग्राम का चैनल तो आप, पहले तो मैं बोल रहा हूँ, पहले ये सब्सक्राइब कर लो। ठीक है? इसमें करना कुछ नहीं है, चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा डेली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे कम से कम आप अपडेट भी तो रहोगे, और आप कम से कम इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के जो नोट्स होते हैं वो एटलीस्ट कॉपी कर लोगे, उससे आपका बेनिफिट होगा। प्लस जो हमारे चैनल्स पे एमसीक्यूज आ रहे हैं डेली बेसिस पे, जो हमारे चैनल्स पे बाकी सारा करंट अफेयर्स होता है, मैगजीन होती है। ठीक है? और उसके साथ साथ स्टैटिक के शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर्स, सब चीजें आपको हमारी चैनल्स में मिल जाएंगी। आपको बस जाके ज्वाइन करना है और हमारा मनोबल बढ़ाना है, अपना मनोबल बढ़ाना है और डेली अपने आप को मोटिवेट करना है, और अपने साथ साथ हमें भी मोटिवेट करना है। बिकॉज हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप हमें प्यार देंगे, जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज की डेट है 14 सितंबर 2024 और शुरू करेंगे हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। न्यूज़पेपर एनालिसिस को करने से पहले हम अपने इस सेशन का शुभारंभ एक कोट से करते हैं, और आज का कोट है दैट यू नीड टू पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस,
कि जीनो आईएएस आपको पुश करा रहा है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन को हर दिन पुश करता है कौन? जीनो आईएएस। बिकॉज किसी की लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसको हर दिन आके पुश करेगा। और अगर आपको ऐसा एक इंसान चाहिए जो आपको पुश करता रहे, तो जीनो आईएएस में आपके लिए मेंटोर्स आपका वेट कर रहे हैं जो आपको पुश करेंगे। ठीक है, बट आफ्टर एवरीथिंग, जीनो आईएएस हम, आप, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार आपको कितना भी मोटिवेट करे, कितना भी पुश करे, द मेन मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपको उस जज्बे के साथ अपने गोल को अचीव करना चाहिए। अभी आपने देखा शीतल देवी का, शी वॉज बॉर्न विद सच ए थिंग दैट वो चाहती तो अपनी पूरी उम्र बेड पे गुजार लेती, वो चाहती तो अपनी उस डिसेबिलिटी का फायदा उठा के आराम से बैठी रहती और उसके सामने उसका खाना आता, उसको जरूरत नहीं थी खाने की, रोटी की, पानी की, उसके सामने आता और लोग उसके अराउंड जो उसकी फैमिली थी वो उसके सामने लाते, उसका टेक केयर करते पूरी लाइफ। ऐसा हमारे भारत में और हमारी फैमिलीज में इतना प्यार है इंडिया में कि हम अपने फैमिली मेंबर्स का बहुत ध्यान रखते हैं। और वो शीतल देवी, उसका तो बहुत ही ध्यान रखा जाता, क्यों नहीं रखा जाता? वो उस परिवार में थी जहां उसको प्यार ही प्यार मिलता। बट शी चोज दिस थिंग दैट शी विल वर्क हार्ड, शी विल स्ट्राइव हार्ड, शी विल एम हार्ड, एंड शी बिकेम द फर्स्ट पैरा आर्चरी एथलीट। ठीक है, who doesn't have upper limbs and she got the first. ठीक है, understand that how much you have to strive for your sense, how much excel you need to do in your own preparation and in your own life. Therefore you need to push yourself. आपको खुद को रोज पुश करना पड़ेगा, आपको खुद को रोज, अगर आपने आज 10 घंटा पढ़ाई की है, आप कल 10 घंटा 10 मिनट पढ़ाई करो, परसों 20 मिनट, उसके बाद ये 11 घंटे हो जाएगी। अब जो आप 11 घंटे में अचीव कर रहे हो उसको ट्राई करो कि मैं इसको 8 घंटे में अचीव करूं, ताकि मेरे लिए 8 घंटे बच जाए स्लीप के लिए, मेडिटेशन के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को फिट करने के लिए, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं दैट आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो जीनो आईएएस से जुड़ो, हम आपसे करवाएंगे, आपकी प्रिपरेशन को बराबर एग्जाम तक लेके जाएंगे और आपके साथ आपके रिजल्ट्स का जश्न मनाएंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में हमारे पास 9 टॉपिक्स है। जैसा आपसे वादा किया गया है 8 से 10 टॉपिक्स आपके लिए रोज लेके आएंगे, या 8 से 10 टॉपिक्स आपको रोज डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन, ये एक ऐसा एडिटोरियल है जिसमें फिलोसफिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स सारे डिस्कस किए गए हैं ट्रांसजेंडर से रिलेटेड। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, बिकॉज 2-3 न्यूज है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड। प्लस देयर इज एन एडिटोरियल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारे यहाँ, हमारे बिहार में बहुत सारे ब्रिजेस जो है टूट गए हैं। ठीक है, पुल बनते बनते टूट जाते हैं, बनाते बनाते टूट जाते हैं, और बनाने के 1-2 महीने के बाद ही टूट जाते हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। प्लस वी विल आल्सो डिस्कस मिशन मौसम। ठीक है, एंड राइट टू बी साइलेंट, पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम्ड, एंड इसका नया नाम क्या होगा वो भी देखेंगे। पोर्ट ब्लेयर कहां पड़ता है और अंडमान में हमारे पास कितनी नेशनल पार्क्स है, ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ जोरावर टैंक और सेबी का एक ना बहुत ही, ये एक्चुअल में एनएससी से रिलेटेड था, एनएससी की वजह से न्यूज में आया था, बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ को लोकेशन, ये हमें समझना होगा, को लोकेशन का मतलब होता क्या है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा एडिटोरियल है विच इज अबाउट द बावेरियन नॉर्डिक्स वैक्सीन। अब ये वैक्सीन क्या करेगा और ये किस लिए आया है। एमपॉक्स का ये वैक्सीन है, मंकी पॉक्स का वैक्सीन है ये भी देखेंगे एमपॉक्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले देयर इज एन एडिट दिस क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी ओनली। यूपीएससी पिछले साल का ये क्वेश्चन है विच टॉक्स अबाउट यूपीएससी दिस गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है दैट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गंगा जी जब बहती है हिमालय से और ये आती है प्रयागराज, समझो इस चीज को, हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज के बाद वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन सा रिवर है जो गंगा को ज्वाइन करता है, जो गंगा जी को ज्वाइन करता है, कहां से, प्रयागराज से। अगर आप ये चीज अच्छे से देखो तो सिंपल, यहां पे सबसे पहले आएगी राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे हुआ। ठीक है, राम जाने गंगा गोमती का घाघरा गंदा कैसे हुआ। दिस इज द सिंपल निमोनिक जो आप इसको याद रख सकते हो। वेस्ट टू ईस्ट सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद हो जाएंगी।
ये हमारी गंगा जी है, निकलती है और दो ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और यहाँ पे जो दो स्ट्रीम्स निकलती है दो ग्लेशियर से, एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। ये दोनों डाउन स्ट्रीम आके मिलती है और नीचे ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए आगे सबसे पहले इसको एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है रामगंगा, उसके बाद गोमती। ठीक है। उसके बाद घाघरा, घाघरा की एक और ट्रिब्यूटरी है अपनी जिसका नाम है रेप्ती। और घाघरा की दो और ट्रिब्यूटरीज है, एक है शारदा और दूसरी है कौरियाला। ठीक है। इसके बाद रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, देन बिहार में मिलती है कोसी। ठीक है। और कोसी के बाद मिलता है महानंदा। डन। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर आप गंगा जी की देखो तो सबसे पहले है काली, देन रिंद, रिंद, रिंद तो यमुना की है, काली, देन यमुना, टॉन्स, सोन। यमुना की अपनी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखो तो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक है दैट इज रिंद। और यमुना की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसमें सबसे पहले हमारी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जो हमें याद होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है। और चंबल की अपनी दो ट्रिब्यूटरीज है दैट इज बानस, प्रभति एंड काली सिंध। बेतवा की ट्रिब्यूटरी है जामिनी। केन की ट्रिब्यूटरी है सोनार एंड बीरमा। तो ये सब चीजें याद रखनी है, थोड़ी 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 याद करते 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 डेली इनको रिवाइज करना है, तब जाके ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। समझ में आई बात? अब अगर आप ये चार ऑप्शंस देखो जो इस क्वेश्चन में पूछे गए थे दैट इज गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये चार ऑप्शंस अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो गोमती जो है ये निकलती है कहां से? गोमत ताल से, जिसको हम फुलहार झील भी बोलते हैं। इट्स फाउंड नियर माधो तांडा इन पिलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गोमती कहां से निकलती है? यूपी से। और ये एक इनसाइज्ड वैली बनाती है साउथवर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर। यहां से निकलते हुए लास्ट में मिलती है गंगा जी से, कहां पे? जौनपुर में। ये वाराणसी में। ठीक है। वाराणसी में मिलती है कहां से? हमारी गंगा जी को। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी हमारी है घाघरा। घाघरा निकलती है मापचा चुंगो ग्लेशियर से। और वहां से निकलने के बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वन इज तिला, सेता, बेरी। इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन्स एंड यहाँ पे एक एक गॉर्ज बनाती है, शीशा पानी गॉर्ज। और इसके बाद इसको शारदा रिवर मिलता है। देन ये गंगा प्लेन्स में आती है, देन ये घाघरा प्लेन्स में आती है और गंगा जी से मिलती है कहाँ पे? छपरा। छपरा कहाँ पड़ता है? हमारा बिहार। उसके बाद गंडक। गंडक दो ट्रिब्यूटरी से बनती है, वन इज काली गंडक, अनदर इज त्रिशूल गंगा। इट राइजेज इन नेपाल हिमालयस। तो गंडक कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। ठीक है। नेपाल हिमालय से निकलती है बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद ये ड्रेन होती है कहां? सेंट्रल पार्ट्स ऑफ नेपाल में। देन इट एंटर्स द प्लेन्स और कहां पहुंचती है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और ज्वाइन करती है गंगा को कहां पे? सोनपुर में। सोनपुर कहां है? पटना के पास। ठीक है। चंपारण में नहीं बल्कि सोनपुर पटना के पास। ठीक है। तो चंपारण और पटना के बीच में एक जगह पड़ती है जहां पे ये इसको ज्वाइन करती है, किसको? गंगा जी को। लास्ट में हमारी कोसी रिवर। कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है। हिमालयस बनने के बाद इसने हिमालयस को काट के नीचे आई है। इट्स अ सोर्स ऑफ, इट्स सोर्स इज नॉट टू माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर से ही निकलती है, तिब्बत से। इसकी मेन स्ट्रीम है अरुण कोसी। और सेंट्रल हिमालयस को क्रॉस करने के बाद इट्स ज्वाइंड बाय सोन कोसी, उसके बाद तमूर कोसी एंड देन फॉर्म्स द सप्त कोसी। और उसके बाद ये मिलती है रिवर अरुण के साथ। और उसके बाद ये मिलती है गंगा के साथ। गंगा के साथ कहाँ मिलती है? कटिहार में। कहाँ पे मिलती है? कटिहार। ठीक है। ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द प्लेस कटिहार। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। पटना ये रहा, और घाघरा और गंडक, गंडक पटना के बाद मिलती है और घाघरा पटना से पहले मिलती है। वाराणसी में गोमती मिलती है और रामगंगा जो है वो हमारी यहाँ पे पहले ही मिल जाती है इसको। ठीक है। चलो, नाउ बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन आई वांट यू टू कीप दिस इन माइंड दैट हमारे ज्योग्राफी के ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो गया है। ऑप्शनल ज्योग्राफी का अगर आप हमसे करते हो तो आपको अजीत सर खुद पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स रहेगा ये, और 2025 और 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए होगा ये। इसमें आपको पूरे का पूरा कोर्स लाइव कराया जाएगा। अगर आपकी क्लास किसी दिन मिस होती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी। और रिकॉर्डेड सेशन के बाद आपको ऑनलाइन कोर्स में ये भी एक्सेस होगा दैट आप टेस्ट सीरीज लिखो, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज लिखो, और उसके साथ आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा, सर खुद डिस्कशन लेंगे। ये बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में चलेगा। पूरे का पूरा बैच ऑनलाइन होगा, बहुत ही कम चार्जेस पे सर पढ़ा रहे हैं।
अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, आपके पास हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, आप हमारी वेबसाइट ginoies.com पे जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास ज्योग्राफी ऑप्शन, ज्योग्राफी का मॉड्यूल कोर्स, जनरल स्टडीज की ज्योग्राफी का एक कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका ज्योग्राफी के लिए। जिन भी बच्चों को मैपिंग में दिक्कत आती है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स, लैंड फॉर्म्स और जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन सब चीजों को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है, उनके लिए यह कोर्स है जिसमें आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कवर कराया जाता है। ठीक है। ये कोर्स पर्टिकुलरली बेस्ड है ऑन वाव अप्रोच, दैट इज आपके लिए व्हाट्सएप, आपके लिए ऑडियो कॉल्स और आपके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दैट इज लाइव वन ऑन वन सेशंस ओवर जूम, मीट एंड वीडियो कॉल्स। तीनों चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। अजीत सर आपको पर्सनली गाइड करेंगे और ये पूरे का पूरा कोर्स अजीत सर खुद ही देख रहे हैं, वो खुद ही पढ़ाएंगे आपको, ज्योग्राफी ऑप्शनल। और इतना अश्योरेंस है आपको कि आपकी एनसीईआरटीज और आपकी स्टैंडर्ड बुक्स सारी की सारी कवर की जाएंगी, साथ में आपका जीसी लियोंग भी कवर होगा और आपके लिए एटलस पूरा का पूरा मैपिंग आपको कराया जाएगा इसी एक कोर्स में। ठीक है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, बिकॉज हमारे प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और ज्योग्राफी अगर आप अकेले ले लो तो 20 मार्क्स, और अगर आप ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट ले लो, क्योंकि वो वाला सेक्शन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, जहां पे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों मिक्स करके पूछता है, तो वहां पे आपको कम से कम 35 मार्क्स आप उठा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस कोर्स इज। प्लस अगर आप प्रीलिम्स को छोड़ के मेंस की बात करो तो ज्योग्राफी कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 60 टू 80 मार्क्स। ठीक है, जो आप छोड़ ही नहीं सकते, इतने मार्क्स में तो इंसान रैंक 1000 से रैंक 100 पे आ जाता है। ठीक है, 80 मार्क्स में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए ये सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा आपकी ज्योग्राफी को इंप्रोवाइज करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी यूट्यूब चैनल्स और अजीत सर की पर्सनल यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करेंगे, और आप यहाँ पे इसलिए फॉलो करोगे क्योंकि दो चीजें यहाँ पे है। एक तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हमारे सारे कंटेंट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इतना ही नहीं, आपके लिए रोज सुबह 10 बजे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आएगा जो आप डेली एक्सेस कर पाओगे। वो टेस्ट आप जाओगे कम्युनिटी पोस्ट पे, आप देखोगे वहां आपके लिए एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करोगे और उनका एक्सप्लेनेशन और आंसर्स दोनों आपके लिए अवेलेबल होंगे वहां पे। आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट करके सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, नंबर्स आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप नंबर सेव कर लो और हमसे जुड़ लो, क्योंकि जीनो आईएएस आपके लिए बना है। ठीक है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं बना है, ये बस स्टूडेंट्स के लिए बना है। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल टू अरविंद केजरीवाल। पहला, और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किसने किया था? ईडी ने। और अभी यहां पे क्या बोला जा रहा है? दैट ऑर्डर्ड सीएम टू बी रिलीज ऑन अ रेगुलर बेल इन अ केस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई इन रिलेशन टू नाउ एज दी एक्साइज का जो पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी का जो केस था इनके ऊपर, उसके अंदर पहले इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने अरेस्ट किया हुआ था। सेकंड, आईएएस ऑफिसर एक है हमारे, ठीक है, बिहार काडर के, जो कि 1997 बैच के आईएएस थे, एंड रिपोर्टेडली ही वाज वेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। एंड इनके यहाँ से अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत सारा कैश जो है सीज कर लिया है। ठीक है, कितना कैश सीज किया है अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं पे, 87 लाख रुपीस का कैश है, 13 केजी का सिल्वर बुलियन है, मतलब चांदी, और अराउंड 11 लाख रुपए और 2 केजी गोल्ड। ठीक है, अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज। एंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपीस हैज बीन ज्वेलरी, 1.5 करोड़ रुपीस की ज्वेलरी उन्होंने यहाँ से सीज कर ली है। ठीक, एक और चीज यहाँ पे है दैट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यहाँ पे कल ये जो डिस्कशन चल रहा था हमारे ये अरविंद केजरीवाल के केस पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वहां पे एक जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जिनका नाम है उज्जवल भुयन, उन्होंने बोला दैट जब भी किसी इंसान पे इंटरोगेशन चल रहा हो, कोई इंसान इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जा रहा हो, उसके उसे सवाल जवाब पूछा जा रहा हो, तो उस टाइम पे ही हैज राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ठीक है, अ पर्सन हैज राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग इंटरोगेशन। अब समझने वाली बात यह है कि जो राइट टू साइलेंस है, ठीक है, यह राइट टू साइलेंस हमारे किस आर्टिकल के अंदर आता है? अगर आपको पता है तो आप ये मुझे कहां लिखोगे? कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहो, मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम राइट टू साइलेंस भी डिस्कस करने वाले हैं, और हम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी डिस्कस करने वाले हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करता है और
राइट टू साइलेंस एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया था। बात करते हैं सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी है। इसका मतलब क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी ये इसलिए है बिकॉज ये बहुत सारे काम करती है। क्या क्या काम करती है? ये इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एज अ प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? जितना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस को लेकर लॉज है उनको इंप्लीमेंट करती है, और जो भी हमने एक्ट आज तक बनाए हैं जैसे पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनको ये इंप्लीमेंट करती है। अगर आप देखो तो यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस है ये वो दो चीजें करती है जो मैंने अभी तक बोला, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस। फॉरेन एक्सचेंज के लॉज को देखती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई चीजें। 1975 1956 से यहाँ पे स्टार्ट होगी इसकी हिस्ट्री की। 1956 में सबसे पहला स्टेप लिया गया कि एनफोर्समेंट यूनिट बनाया गया। इट वाज फॉर्म्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज, वायलेशन ऑफ फेरा। जो 1947 में हमने एक एक्ट बनाया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अभी समझना ये है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा और फेरा की बात क्यों की जा रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक बंदा ए है जो कि इंडिया में है। ठीक है, अब इस बंदे के पास इंडिया में पैसा आया। ये इस बंदे के पास पैसा आया, कितना पैसा आया? फॉर एग्जांपल 100 रुपए आया। अगर इस बंदे ने, फॉर एग्जांपल ए या आप या मैं, हमारे पास अगर 100 रुपए आता है कहीं से, और मैंने ये 100 रुपए बता दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मेरे पास 100 रुपए आया। गवर्नमेंट पूछेगी कहां से आया, मैं बोलूंगा मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं कहीं पे काम करता हूं, मेरे पास सैलरी आती है और मेरे पास 100 रुपए आ गया। ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दिया। कैसे बताया? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके बता दिया। गवर्नमेंट भी खुश, मैं भी खुश। गवर्नमेंट ने बोला जाओ तुम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी इनकम बस 100 रुपए है, तुम पे टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पे एक बंदा है बी। ठीक है, इसके पास भी पैसा आया। कितना पैसा आया? इसके पास आया 100 करोड़। ठीक है, अब इस बी ने बोला यार अगर मैंने गवर्नमेंट को बता दिया पूरे का पूरा पैसा कि 100 करोड़ मेरे पास आ गया, मुझे तो सबसे पहले 30% देना पड़ेगा टैक्स, इनकम टैक्स। तो यहां से तो 30 करोड़ चलेगा। अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं ये 30 करोड़ बचाने के लिए क्या करूंगा? मैं 100 का 100 करोड़ गवर्नमेंट को बताऊंगा ही नहीं। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आईटीआर फाइल तो कर लिया, बट मैंने उसमें बताया नहीं मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ गए, और मैंने ये 100 करोड़ रुपए कैश में ले लिए। ठीक है, अब ये 100 करोड़ रुपए मैंने किसी बंदे को दिए, उसको बोला तुम ये किसी और बंदे को दे दो। एक एनजीओ को दे दिए, किसी और को दे दिए, किसी और को दे दिए। उसने तीसरे बंदे को दिए, फिर उसने चौथे बंदे को दिए, फिर उसने पांचवें बंदे को दिए, फिर छठे, फिर सातवें, फिर आठवें, और लास्ट में ये पैसा वापस मेरे पास आ गया। थोड़ा 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 करके कुछ पैसा मुझे इसने दिया, कुछ पैसा मुझे इसने दिया, कुछ पैसा मुझे इसने दिया। क्यों? क्योंकि ये 100 का 100 करोड़ रुपए जो था, ये मेरे पास पैसा लीगल सोर्सेज से नहीं आया था। ठीक है, ये मैंने कमाया नहीं था, लीगल सोर्स से नहीं आया था। अब इस पैसे को मुझे छुपाना था, या मुझे इसको बताना था कि ये मेरी इनकम है, या मेरे पास उन रास्तों से आया है जहां इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैंने बोला ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, या ये मुझे डोनेशन मिला है मेरी पॉलिटिकल पार्टी को, मेरे एनजीओ को डोनेशन मिला है। तो ये जो पैसा है ये टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आएगा और मेरा टैक्स बच जाएगा। ठीक है, या मैं क्या काम कर रहा हूं? यही पैसा यूज कर रहा हूं कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जो जिनका लास्ट एंड रिजल्ट होगा क्या? क्रिमिनल इंटेंट। ठीक है, पैसा बचाना और पॉलिसी ऐसी बनाना या पैसे को ऐसे रीराउट करना कि जिससे लास्ट में होगा ये कि मेरा जो ये पैसा है या तो ये क्रिमिनल इंटेंट से बनाया गया हो, करप्शन का पैसा हो, और या तो फिर इसका ब्लैक टू व्हाइट किया गया हो ऐसे ही रीराउटिंग करके। दिस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। अब इस चीज को प्रिवेंट करना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का यहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो पैसा सिंपल फॉर्मल रूट से होता, अगर ये पैसा फॉर्मल रूट से चैनल हो रहा होता कि लोग बैंक में डिपॉजिट करते, बैंक से पैसा जाता, वैल्यू एडिशन होता और इनकम किसी इंसान की जनरेट होती, तो ये पैसा हमारी इकोनॉमी में बहुत हेल्प करता ग्रो करने में। बट ये पैसा फॉर्मल वे में आ ही नहीं रहा है, फॉर्मल चैनल में आ ही नहीं रहा है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टैक्स के ब्रैकेट के अंदर ले नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। उससे उस एक पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉफिट तो हो रहा है, बल्कि साथ में क्राइम भी बढ़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो इसीलिए
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमने कुछ कुछ एक्ट्स किए, कुछ कुछ काम किए, कुछ कुछ स्टेप्स लिए। जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाने में 1956 से लेके 2018 तक क्या क्या हुआ है ये हम देख रहे हैं अभी। सबसे पहले बनाया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू हैंडल एक्सचेंज कंट्रोल लॉज अंडर फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। उसके बाद 1957 में बनाया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका अभी ब्रांच है कहां पे, मद्रास में बनाया गया था उस टाइम पे इसका ब्रांच। 1960 में बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डायरेक्टरेट का ट्रांसफर कर दिया किसको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इकोनॉमिक अफेयर्स से उठा के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर कर दिया और अभी भी ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही है। देन फेरा एक्ट को अमेंड करके इसको रिप्लेस कर दिया फेरा 1973 से। फिर 1973 को चेंज किया और बनाया फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। 2002 में पीएमएलए एक्ट बनाया और बोला गया दैट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज एंट्रस्टेड विद इट्स एनफोर्समेंट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी को रिस्पांसिबिलिटी दे दी गई। इसके बाद 2018 में बनाया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, वो लोग जो इंडिया से पैसा लेके भाग गए, और इसका भी रिस्पांसिबिलिटी किसको दे दिया गया, ईडी को। तो ईडी के पास कितने एक्ट्स है अभी, फेमा और पीएमएलए और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट एफईओए, ये 3 एक्ट है जिन पे ईडी अभी काम करती है। ठीक है, क्लियर कट समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद समझते हैं इसकी हायरार्की। सबसे पहला इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में। और इस हेडक्वार्टर को हेड करने वाला बंदा कौन होता है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, इसके 5 रीजनल ऑफिस भी है, एक मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। ठीक है, विच इज हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट। ईडी में रिक्रूटमेंट होता है और कैसे होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये लोग जो ऑफिसर्स को लेते हैं वो आईआरएस, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पे लिया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, यहां से लोगों को लिया जाता है ईडी में डायरेक्टली। ईडी में अगर आप देखो तो नवंबर 2021 में हुआ था ऐसा कि प्रेसिडेंट ने बोला था, 2 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे जिसमें सेंटर टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एंड ईडी फ्रॉम 2 years to 5 years। इनका जो टेन्योर था वो एक्सटेंड किया गया था 2 साल से लेकर 5 साल। फिर 2021 में अमेंडमेंट किया गया और बोला गया दैट 5 member पैनल विल बी कंपोज्ड, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे। और उन्होंने रेकमेंड किया था दैट अगर आप ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन देते हो जो सर्विस में हो और सीबीआई के डायरेक्टर का एक्सटेंशन देते हो, इसके लिए आपको एक हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ेगी। वो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। प्लस यहाँ पे ये भी हुआ था कि अगर आपको इनको एक्सटेंड करना है, इनके टेन्योर को एक्सटेंड करना है, तो ईडी के लिए भी, ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और सीबीआई के डायरेक्टर के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए। तो ईडी का अगर एक्सटेंशन होना हो तो जो हाई लेवल कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्लस जितने भी विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे वो लोग। सीबीआई के डायरेक्टर के लिए अगर एक्सटेंशन हो रहा हो तो उसमें जो हाई लेवल कमेटी बनेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। क्लियर, डन। इसके बाद व्हाट आर द स्टैट्यूटरी फंक्शंस ऑफ ईडी। ईडी स्टार्ट होता है, इसके जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस है, कोफे पोसा अगर आपको पता हो, इज द एक्ट अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, कोफे पोसा 1974। ये एक्ट बताता है कि ईडी का जो डायरेक्टर है, ठीक है, ये एक्ट बताता है ईडी का जो डायरेक्टर है, ही इज एम्पावर्ड टू स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है उन लोगों का जिन्होंने फेमा को वायलेट किया हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया हो। प्लस फेमा लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर, ये एक ऐसा सिविल लॉ है विच वाज एक्चुअली फॉर्म्ड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। और ईडी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि फेमा के अंदर ईडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे ऑफ सस्पेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कंट्रावेंशन टू फेमा लॉज। अगर कोई भी इंसान सस्पेक्टेड है कि उसने फेमा का वायलेशन किया है, देन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और ईडी फेमा के साथ साथ पीएमएलए एक्ट का भी अगर वायलेशन कहीं पे हो रहा हो तो पीएमएलए एक्ट के अंदर भी केसेस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इट ऑल्सो गिव्स रिकमेंडेशंस ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ फॉरेन, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जो रिकमेंडेशंस आती है
उनको भी ये कंसिडर करती है। कौन? ईडी। इसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर अगर आपको एक्स्ट्राडिशन करना है या फॉरेन ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को पकड़ना है या उनके स्कैम को पकड़ना है, उन पे इन्वेस्टिगेशन बिठाना है, तो वो भी ईडी का ही काम है। हाउ ईडी फंक्शंस अंडर पीएमएलए, तो यहां पे भी आप देखो तो ये जो केस यहां पे डिस्कस किया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो पीएमएलए वाला ही केस है। ये जो केस है यहाँ पे बिहार के आईएएस ऑफिसर का। ईडी क्या करती है पीएमएलए एक्ट के अंदर? ये जाती है, प्रॉपर्टीज को सर्च करती है, जैसे यहां पे किया हुआ है, और उसके बाद सीज करती है डॉक्यूमेंट्स को, पैसे को, प्रॉपर्टी को, जो भी इसको वहां पे मिलता है इन वायलेशन, ये उसको सीज कर लेती है। प्लस ईडी कैन ऑल्सो डायरेक्टली कैरी आउट सर्च एंड सीजर विदाउट कॉलिंग द पर्सन फॉर क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन पर्सन हो उस ऑफिस में या नहीं हो, उसको जाके डायरेक्ट तलाशी कर लेंगे वहां पे। ठीक है, डन। यहां तक ये ईडी के पावर्स थे, और ईडी से रिलेटेड आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ईडी क्या था, कैसे बना, 1956 से लेके 2008 तक क्या क्या हुआ ईडी में। ईडी का जुरिस्डिक्शन फेमा और पीएमएलए दोनों पे लगता है, एंड पूरे के पूरे इंडिया में इसका जुरिस्डिक्शन है। ये इंडिया में कहीं पे भी किसी भी केस को हैंडल कर सकती है। और जो फेमा के अंदर केसेस होते हैं, याद रखना ये बात, फेमा के अंदर जो केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं, और पीएमएलए के अंदर जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है ये बातें। डन। तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा ये वाला जो टॉपिक है ना ईडी का, इस पे पिछले साल 2021 में पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये यूपीएससी ने पूछा था दैट यू नीड टू डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को इम्प्रोवाइज, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रीब्यूट कर रही है। इन दो चीजों की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे ज्यादा हो रहा है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आप क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, एनएफटीज, ब्लॉकचेन, डार्क वेब, ठीक है, ये सब चीजें देख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कांटेक्ट करना इजी हो गया है, और पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है, जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शंस करना इजी है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस अभी तक हम बस इंडिया में कर रहे थे, वो अब इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। जो ट्रांजैक्शंस मैंने आपको यहाँ पे बताई कि एक से लेके दूसरे को पैसा देना, दूसरे से लेके तीसरे को पैसा देना, तीसरे से लेके चौथे को पैसा देना, ठीक है, ये जो पैसे का हेर फेर है, ये जो पैसे का हेर बदल हो रहा है यहाँ पे, ये इजीली हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। क्योंकि अब ये पैसा बस इंडिया में नहीं रह रहा है। ये इंडिया में अगर फॉर एग्जांपल ए ने पैसा जनरेट किया, करप्शन का पैसा इसने करप्शन लिया, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए, जो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे, ठीक है, इसने ये पैसा उठा के किसी बंदे को दे दिया जो एनजीओ चलाता है, उस बंदे ने बाहर दे दिया, इंडिया से बाहर, ठीक है, सोमालिया में, कि मैंने वहां पे दे दिया, हमने वहां पे वो कुछ काम किया था, हमने वहां पे लोगों को बचाया था, उनके लिए खाना अरेंज किया था, 1,000 दिन तक हम लोग वहां पे थे और हमने खाना अरेंज किया। सोमालिया में कोई बंदा है, उसने ये पैसा पकड़ लिया, फिर उस बंदे ने यहाँ पे किसी और बंदे को दे दिया, एनजीओ को, फिर इस एनजीओ ने वापस इस एनजीओ को दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा 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 करके पैसा जा रहा है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन आस्क्स अस कि यू नीड टू इलैबोरेट ऑन व्हाट, आप इलैबोरेट करो टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इलैबोरेट मेजर्स जो लिए गए हैं अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने मेजर्स लिए हैं मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम और इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्ट ही कर सकते हो आज के एनेक्डोट से, और इसको एनेक्डोट नहीं बोलते हैं, इसको एक्चुअल बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, और आप लिख लो कि बिहार के एक आईएएस ऑफिसर है जो 1997 कार्डर के हैं। ठीक है, और इनको अभी रिसेंटली ईडी ने अरेस्ट किया था, और ईडी ने यहाँ पे इतना सारा कैश और इतना सारा गोल्ड और इतना सारा सिल्वर बुलियन और इतना सारा ज्वेलरी सीज कर लिया। ठीक है, और क्यों सीज किया? क्योंकि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको अरेस्ट किया गया था। ये पहला केस स्टडी है। अब यहां से तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि इस बंदे को तो पूरा कॉन्सेप्ट पता है हुआ क्या है असल में, और ये बिल्कुल आज की डेट के साथ इसको लिंक कर रहा है। अब आपने समझ लिया इस चीज को, एग्जामिनर ने भी समझ लिया, अब आप डायरेक्ट क्या करोगे, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा आप एक हेडिंग दोगे, छोटा सा हेडिंग, और इस हेडिंग के नीचे आप पॉइंट्स लिखना शुरू करोगे। ठीक है, 1956 में हमने ईडी का गठन किया, ईडी का स्टार्ट किया हमने एनफोर्समेंट यूनिट से, उसके बाद हमने धीरे धीरे 1999 में फीमा का एक्ट बनाया, फिर 2018 में हमने कौन सा एक्ट बनाया, ये जो अपना था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 वाला, उसके साथ साथ हमारे पास पीएमएलए भी है ना,
और इसके साथ साथ बस इतने ही मेजर्स नहीं लिए गए हैं, और भी मेजर्स हैं। जैसे हमारा समाधान ऐप है ना, वैसे ही सीबीआई, नारकोटिक्स ब्यूरो, और इन सबको इकट्ठा करने के लिए और इन सब के लिए एक हॉलिस्टिक लेवल पे, कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे इनका कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ इंडिया हैव बीन मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट ऑल द ऑफेंसेस व्हिच अफेक्ट द सॉवरेंटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे ही ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बस आपको इतना नहीं पूछ रहा नेशनल लेवल पे, बल्कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए मेजर्स भी बताने होंगे। जैसे आप यहाँ पे FATF भी बता सकते हो, और पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट होना भी बता सकते हो। ठीक है, और आप SCO का रैट्स भी यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, और इंडिया SCO में मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कितना वोकल है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्कस ही यही करना है कि हम इन चीजों को एग्जाम में यूज कैसे करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ में सिखाता चला जाऊंगा। अभी ये जो एडिटोरियल है ना, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल एडिटोरियल है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि सबसे पहली चीज कि वुमन एंड मैन, और आज का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, इसी एडिटोरियल के ऊपर आज का क्वेश्चन है। वुमेन एंड मैन, ये दो जेंडर्स है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, दो जेंडर्स, है ना, टू जेंडर्स आर दे, दैट दीज आर यूजुअली टर्म्ड एज नेचुरल जेंडर्स और बायोलॉजिकल जेंडर्स। ठीक है, कि बायोलॉजी के हिसाब से आपका या तो आप मेल हो या तो आप फीमेल हो, दैट इज व्हाट बायोलॉजी सेज, है ना। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि हमने सदियों तक देखा दैट मेल हैव बीन डोमिनेटिंग ओवर फीमेल, और फेमिनिज्म के आने के बाद, फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद ये बोला गया दैट एक्चुअल में जो पहले पहले ऑथर्स थे, जो पहले पहले थिंकर्स थे, लाइक प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला दैट जो लेबर और जो डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा था एंशिएंट सोसाइटी में, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर एंशिएंट सोसाइटी में हो रहा था, दिस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, और इन लोगों ने उस टाइम को और उस डिवीजन ऑफ लेबर को रिकॉग्नाइज किया, और उस रिकॉग्निशन की वजह से हुआ ये कि ये चीज इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। ठीक है, और उस टाइम पे अगर आप देखो, ये जो थिंकर्स थे पहले पहले, पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स, पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स क्यों पढ़ने हैं पहले, क्योंकि पॉलिटिकल बात हो रही है यहाँ पे। अगर आपके पास राइट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इट मींस ये पॉलिटिकल चीज है। यहाँ पे ये नहीं समझना है कि ये तो पॉलिटिकल साइंस वालों का क्वेश्चन है, नहीं, ये हम सब का क्वेश्चन है, और ये हम सब का यहाँ पे ये ऐसे है, इस टॉपिक को मैं ऐसे के रूप में ले रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि इंडिया में ट्रांसजेंडर्स को लेके 377 को खत्म करने के बाद से लेके आज तक बहुत डेवलपमेंट्स हुई है। हाउएवर रिसेंटली हमने ये भी देखा दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया कि हम लोग सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है, अब एडिटोरियल क्या बोल रहा है, एडिटोरियल एक्चुअली टॉक्स अबाउट फेमिनिज्म, बट फेमिनिज्म को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है दैट फेमिनिज्म का बेस क्या है। और बेस यही है दैट चूंकि एंशिएंट सोसाइटी में ये डिवीजन ऑफ लेबर फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से था, उसको रीइन्विगोरेट करने के लिए और उसको रीइंस्टेट करने के लिए यहाँ पे जो ब्लेम है वो इन ऑथर्स के ऊपर जा रहा है, जिनको बोला जाता है ट्रेडिशनलिस्ट्स। ठीक है, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फीमेल राइट्स को बंद कर दिया घर के अंदर, क्योंकि उस डिवीजन ऑफ लेबर को रीइंफोर्स होने में यहाँ पे हुआ ये कि प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इन्होंने स्लेवरी, वुमेन को राइट्स दिए ही नहीं, स्लेव्स को राइट नहीं दिए डेमोक्रेसी में, है ना, वुमेन को राइट नहीं दिया, राइट टू वोट नहीं दिया। और इस चीज की लड़ाई बहुत टाइम तक चली कि मेल और फीमेल में इक्वालिटी आनी चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ दैट अब ट्रांसजेंडर्स को भी आपको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, ट्रांसजेंडर्स तो पहले से ही थे। हाउएवर रिसेंटली जितना हम लोगों ने ज्यादा इस चीज को समझा, जितना ये इशू ज्यादा सेंसिटाइज हुआ, उतने ही उनके ह्यूमन राइट्स भी उतने ज्यादा सेंसिटाइज हुए, और इसका स्टार्ट हुआ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। ठीक है, अब ट्रांसजेंडर्स के राइट्स और ट्रांसजेंडर्स के ऊपर कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इस चीज को समझने के लिए इस एडिटोरियल को मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और इसमें से पॉइंट्स निकाले हैं आपके लिए, ताकि हम इस एडिटोरियल को यूज करें एज एन एसे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस एडिटोरियल, और ये पॉइंट सारे एडिटोरियल में ही लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे पूरा एडिटोरियल ही लिखा हुआ है। बट
एज इट इज एडिटोरियल को कॉपी नहीं किया गया है, आपके यूपीएससी का आंसर बनाया गया है, यहाँ पे आपके एसए का आंसर बनाया गया है इसको। ठीक है, सबसे पहली चीज जो ऑथर यहाँ पे बोल रही है, दैट इज व्हेन शी रिकॉल्स कि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स जो रूरल और अर्बन एरियाज से आते हैं और वर्किंग क्लास कम्युनिटीज में होते हैं, ये याद करती है ये ऑथर कि इनका पेन और ये लोग कितनी बार सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, क्योंकि इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वायलेंस फेस करना पड़ता है, और जिसके लिए ये बोल रही है दैट दिस इज एन अर्जेंट इशू, और यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर। जो मेन आइडिया है इसका, पूरे एसे का, पूरे इस एडिटोरियल का, ऑथर सेज दैट ट्रांसजेंडर राइट्स should not be viewed as a debate over cultural wars or issues of sports or sex। क्या आप समझते हो कि ये जो ट्रांसजेंडर वाली कहानी है, ये शायद ये एक नया ही न्यूसेंस है, और ये शायद वेस्ट से कॉन्सेप्ट आया हुआ है, हमारे कल्चर में है ही नहीं, हमारी सभ्यता में ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको नेचुरल होना पड़ेगा, या तो आप पुरुष हो या तो आप ये हो, फीमेल हो, ऐसा नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द कल्चरल वॉर। इंस्टेड वी शुड रिकॉग्नाइज कि ये लोग भी ह्यूमंस ही है, इनके भी ह्यूमन राइट्स है, एंड दे टू हैव द राइट टू एग्जिस्ट। इनके पास भी राइट है टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी एंड हैव इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट। नाउ शी स्टार्ट्स विद एन एनेक्डोट। हम इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं इस एनेक्डोट के साथ कि अगर आप देखो नाजी एरा में जब बहुत ही ज्यादा क्रूअल्टी हो रही थी, उस टाइम पे ये बोला जा रहा था कि ओलंपिक गेम्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है 1940s में, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा डॉक्टर से कि आप एक फीमेल एथलीट ही हो, यू आर बायोलॉजिकली फीमेल, यू आर नॉट बायोलॉजिकली मेल एंड नाउ पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एज फीमेल। जैसा कि अभी अगर आपको याद हो तो रिसेंटली ओलंपिक्स में हुआ ऐसा। ठीक है, देयर वर टू फाइटर्स, रेसलर्स, वन वाज बायोलॉजिकल मेल बट शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज फीमेल एंड शी पार्टिसिपेटेड विद एंड शी क्वालिफाइड, और उनने हरा दिया जो उनकी ओपोनेंट थी, फीमेल। ठीक है, व्हाई? बिकॉज द पर्सन इज बायोलॉजिकली मेल, असल में उनकी बॉडी, उनकी स्ट्रेंथ मेल की है, बट वो पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें? फीमेल पार्टिसिपेशन में। क्यों? बिकॉज शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ एज फीमेल। वाई? बिकॉज हर माइंड इज सेइंग सो। उसकी बॉडी कुछ और बोल रही है, माइंड कुछ और बोल रहा है, और यही चीज अभी चल रही थी ओलंपिक्स में। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे? हिस्टोरिकल, अगर आप हिस्ट्री देखो तो ये जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट मेनी राइट्स वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड। जो राइट्स हम अभी समझ रहे हैं ना कि ठीक है स्लेवरी है, नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है स्लेवरी से आजादी हमें बस ऐसे ही मिल गई है, या वुमेन्स को राइट टू वोट मिला है तो ये बस ऐसे ही मिला है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अपार्थीड ना हो, रेसेस को ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, सेम सेक्स मैरिज हो, इसके पीछे बहुत बड़ी और लंबी स्ट्रगल चली है। ठीक है, और यही स्ट्रगल ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए भी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट शी आस्क्स। क्या इससे पहले जो हमारे कॉन्टेस्टेड इश्यूज थे, दे वेर वुमेन का सफरेज, वुमेन को वोट मिलेगा या राइट टू वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटर रेशियल मैरिज होगी या नहीं, ज्यूज को रिकॉग्निशन मिलेगा या नहीं, है ना? एंड व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दीज डिबेट्स टू टुडे? अगर हम आज देखो तो आज भी लार्जर ह्यूमन मूवमेंट जो है, इट इज अराउंड जेंडर आइडेंटिटी ओनली। ठीक है, और ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए जो अभी का फाइट है, इट्स अबाउट देयर आइडेंटिटी, कि whether you identify them as transgenders or not, you allow them to identify themselves as transgenders or not. And if you see, जितना भी ये जेंडर क्रिटिकल डिबेट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है, दैट बायोलॉजिकल सेक्स इज रियल सेक्स। इज दिस एक्चुअली द कॉन्सेप्ट कि बायोलॉजिकली अगर एक इंसान मेल है तो व्हाई कांट दैट पर्सन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज वुमन? ऑथर सेज दैट some activists argue for this thing, that biological sex is the real sex, and that policies or laws which protect transgender rights are harmful। जो भी पॉलिसीज ट्रांसजेंडर राइट्स को रोकती है वो हार्मफुल पॉलिसीज है, especially to women। But do you think that is so? These arguments often lead to legislation that penalizes transgender individuals and restrict their access to education, healthcare and public spaces। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे ट्रांसजेंडर्स को टोटली डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। जैसे रिपब्लिकन जो ग्रुप है यूएसए में, उनने एक बिल लेके आए थे यूएस कांग्रेस में, दैट सॉट टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू फेडरली फंडेड लाइब्रेरीज एंड स्कूल्स फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। दे बैंड द डिस्कशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। प्लस व्हाट कुड बी द इंपैक्ट ऑफ ट्रांस एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज।
द इम्पैक्ट इज सिंपल, ह्यूमन राइट्स आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स, ठीक है, वी शुड फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स. She says that the existence of transgender people is not just an abstract debate, it's actual the reality. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं बोल सकते. क्यों? बिकॉज दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम विद द सोसाइटी. यू कैनॉट डिनाई देयर राइट्स बिकॉज दिस अफेक्ट्स द एबिलिटी टू लिव ऑथेंटिकली. These policies harm real lives by stripping people of their dignity and safety. Further, these rights are important for the human dignity also. Because अगर आप human dignity ही नहीं इन लोगों को दोगे, then what else is left with them? They are then animals. They are then being treated as animals. Because their whole dignity is, and the whole human dignity for transgender people relies on only one thing. That is their recognition as their own sex. That are they male or are they female? This identification and this recognition is the basis of their dignity, which should have legitimacy. Further, the role of trans exclusionary feminism. ट्रांस एक्सक्लूजनरी फेमिनिज्म और ट्रांस एक्सक्लूजनरी रेटोरिक जो यहाँ पे कृष्णन लिख रही है, शी सेज एंड शी क्रिटिक्स दीज फेमिनिस्ट्स. जो ट्रांस एक्सक्लूजनरी फेमिनिस्ट्स है, वो फेमिनिस्ट्स जिन्होंने ये डिस्कोर्स सेट किया कि हम लोग एक्सक्लूड करेंगे किनको? ट्रांसजेंडर वुमेन को फ्रॉम वुमेन राइट्स. मींस जो वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन का पार्ट नहीं होने चाहिए ट्रांसजेंडर, ठीक है. दीज feminists argue that recognizing transgender women's identity is a threat to cisgender women's rights, because if you recognize that, it will hamper your rights, ठीक है. This should not be happening. And इसका एक प्राइम एग्जांपल ये है जिसको हम बोलते हैं बाथरूम रेड सिंड्रोम, ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते हैं, ये लोग ट्रांस एक्सक्लूजनरी फेमिनिस्ट्स चाहते हैं कि जितने भी ये ट्रांसजेंडर्स हैं इनको पब्लिक स्पेसेस से दूर रखा जाए, जैसे पब्लिक बाथरूम्स, ठीक है. बिकॉज दिस में लीड टू डेंजर एंड this may lead to sexual violence, or they may be sexual predators, ठीक है. And author says that these all discourses and these all arguments are misleading, and these arguments are dangerous for the human rights and for the dignity of transgenders. Last में the philosophical debate which is there in this essay. ये essay जो है ना, ये माइंड और बॉडी का एक philosophical debate यहाँ पे दे रहा है कि माइंड अलग चीज है और बॉडी अलग चीज है, ठीक है. इसको बोला जाता है कार्टेशियन ड्यूअलिज्म. आर्टिकल बोलता है यहाँ पे, द आर्टिकल ड्वेल्स दैट जितना आपका डीपर फिलोसफिकल डिस्कशन होगा अबाउट द सेपरेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, यू शुड नोट दैट ये जो आइडिया है ना, बॉडी को अलग करना और माइंड को अलग करना, कि आपका दिमाग कुछ और है और आपकी बॉडी कुछ और है, ये बेसिकली शेप हुआ है वेस्टर्न थॉट से, जो मैंने स्टार्ट किया था. कहां से स्टार्ट हुआ था वेस्टर्न थॉट? एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस. हाउएवर, अगर आप आज की जेंडर थियरी देखो, मॉडर्न जेंडर थियरी, इट रिजेक्ट्स दिस ड्यूअलिज्म. And it says simple, body and mind are inseparable to shape person's gender identity, ठीक है. जो आपका दिमाग बोलता है वही इंसान का एक्चुअल जेंडर आइडेंटिटी है. इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी आपकी मेल है और दिमाग आपका फीमेल है और इन दोनों को अलग अलग रखो और इंसान को पूरी लाइफ उस डायलेमा में रखो. वो नहीं है. दोनों एक ही चीज है. दोनों जो बोलते हैं सिंक में बोलते हैं, दोनों जो करते हैं सिंक में करते हैं. आप अगर इस डिबेट में पड़ जाओगे दैट माइंड अलग है, बॉडी अलग है, देन आप इन लोगों को और कंफ्यूज कर रहे हो. यहाँ पे ऑथर एक कोट दे रही है जो साइमन डी बीवर का कोट है, एंड साइमन डी बीवर सेज दैट वन इज नॉट बॉर्न एज अ वुमन बट बिकम्स अ वुमन, ठीक है. एक औरत पैदा नहीं होती है. अगर आप औरत को या किसी भी लेडी को देखो, आपने साइंस फिक्शन मूवीज कितनी सारी देखी है, ठीक है, सुपर वुमन, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी मूवीज है, मार्वल की बहुत सारी मूवीज है साइंस फिक्शन की, जिसमें देयर इज मैट्रिलिनियल सोसाइटी, ठीक है, मैट्रिआर्किकल सोसाइटी. मणिपुर में देखो मैट्रिआर्किकल सोसाइटी है, ठीक है. अब इन सोसाइटीज में क्या है, जो पोजीशन हमने मेल को दे रखी है वो पोजीशन वुमेन की है. अफ्रीका में बहुत जगह पे है, ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसा फॉलो करते हैं. और वहीं पे अगर आप देखो तो दिस इज नॉट बेसिकली व्हाट यू आर बॉर्न विद, यू आर मेड सो. वुमेन आर मेड वुमेन. वैसे ही ट्रांसजेंडर इज नॉट बेसिकली बॉर्न ट्रांसजेंडर, उसको बनाया जाता है बेचारे को बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर्स एंड ऑल. The author uses this quote to argue that gender is not fixed at birth, but instead it's personal choice, it's social construct, and somehow हम इस जेंडर के डिबेट में कहीं ना कहीं पे ट्रांसजेंडर के राइट्स को छोड़ देते हैं और वो डिबेट भूल जाते हैं. वैसे ही यहाँ पे ये जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मार्वल की मूवीज का, वैसे ही ये भी एक एग्जांपल देती है स्टार ट्रेक का, ठीक है, जहां पे डेटा एंड एंड्रॉइड एक डिवाइस है वहां पे इस साइंस फिक्शन मूवी में, जिसको ये स्ट्रगल करना पड़ रहा है अबाउट पर्सनहुड.
दैट व्हाट काइंड ऑफ राइट्स इट हैज, डज इट आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज फीमेल और मेल। इसको भी जेंडर आइडेंटिटी का दिक्कत यहाँ पे हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें समझनी है और इस आर्टिकल को अच्छे से दोबारा से पढ़ना है। आर्टिकल को ना भी पढ़ो तो ये जो जितना भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको, ये पूरा आपका ऐसे रेडीमेड ऐसे है जो आप पढ़ सकते हो और आराम से अपने ऐसे को एनरिच कर सकते हो। और ये बहुत ही प्यारी डिबेट है अबाउट दी ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, दिस एडिटोरियल इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। क्योंकि अगर आप देखो जितने भी ब्रिजेस यहाँ पे कोलैप्स हुए हैं, 10 से ज्यादा ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं, और हमारे इंडिया का एम कि दैट हमें 2047 तक 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना है अपना। ठीक है, वी नीड टू रिफॉर्म, वी नीड टू एडवांस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेके आए, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेके आए, स्मार्ट सिटीज मिशन लेके आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लेके आ गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया इस बार। ठीक है, 2024 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टूड अराउंड 1.11 लाख करोड़। ठीक है, विच इज रफली 3.4% ऑफ जीडीपी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हमें ये बता रही है दैट 431 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे हर एक में 431 में हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अराउंड 150 करोड़ रुपीस का 150 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और यहाँ पे कॉस्ट ओवररन जो हर एक इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, ज्यादा खर्चा हुआ है 4.82 लाख करोड़ का, एक्सेस खर्चा हुआ है इतना। और इतना सब करने के बाद भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डह जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज इट सेज, अगर आप देखो 779 प्रोजेक्ट्स में टाइम डिले हो रहा है, 15% ऑफ दीज आर डिलेड बाय ओवर 60 मंथ्स। 60 महीने पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। और कॉजेज क्या है कि इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है ठीक। वी नीड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स एंड वी नीड टू ओवरहॉल ऑल ऑफ दिस प्रैक्टिस। ठीक है, एंड वी नीड टू इंप्रूव द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। यहां पे ऑथर एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं जिसका नाम है शेंद्र बिदकिन, जो महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, रुक जाओ, अभी मैं नहीं बता रहा अभी ये कौन सा प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे एक सरप्राइज है। ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है और बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेसफुल हुआ। एंड ऑथर सजेस्ट कि ऐसा ही हमें एक प्रोजेक्ट का अप्रोच जो इस प्रोजेक्ट में लिया गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, वही अप्रोच हमें बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में भी लेना चाहिए। और ऑथर हमें ये सजेशन दे रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि हमें सबसे पहली चीज ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि ये लोग ऑडिट में माहिर होते हैं, यहाँ से हमें एक एस्टैब्लिश करनी चाहिए एक एजेंसी। जैसे हमारी ICAI एजेंसी है, वैसी एक और एजेंसी हमें एस्टैब्लिश करनी चाहिए ताकि हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पे काम करें। और लॉन्ग टर्म में हमें स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट चाहिए, और फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। बस इतना क्रक्स था इस एडिटोरियल का। फैक्ट्स मैंने पहली स्लाइड में दिए हुए हैं, एनालिसिस मैंने दूसरी स्लाइड में दिया हुआ है। ये वाली स्लाइड पे आपके लिए एक क्वेश्चन, शेंद्र बिदकेन प्रोजेक्ट कहां पे लोकेटेड है? ये लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है ये, हाँ ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है। ठीक, इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी इन औरंगाबाद। कहां पे लोकेटेड है ये? इट डेमोन्स्ट्रेट्स, नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर आप देखो तो पहला स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में है। बट यहाँ पे दिक्कत एक है, दैट इट इज द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज द प्रोजेक्ट, वो जयकवादी डैम है जो लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसका। शेंद्र बिदकेन एक इंडस्ट्रियल जोन है। ठीक है, ये शेंद्र बिदकेन जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। ठीक है, जयकवादी डैम रिवर गोदावरी पे बना हुआ है औरंगाबाद में। थोड़ा बहुत जयकवादी के बारे में पढ़ लेना, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का, लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और थोड़ा बहुत शेंद्र बिदकेन के बारे में भी पढ़ लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट इज वेदर गॉड्स, और यहाँ पे बात की जा रही है वेदर फोरकास्टिंग की। ठीक है, और बात की जा रही है मिशन मौसम की। मिशन मौसम एक्चुअल में क्या बात कर रहा है? 2000 करोड़ रुपए का ये मिशन है, और इस मिशन में हमारा मेन फोकस रहेगा किसके ऊपर? वेदर से रिलेटेड। के फोकस एरिया ये रहेगा कि आप एक्यूरेटली मॉडलिंग करो रडार्स की मदद से,
और सैटेलाइट्स की मदद से। क्या करोगे आप मॉडल करोगे। कैसे मॉडल करोगे? देखो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक बंद कमरा लिया जाएगा, आपका और मेरा कमरा नहीं, बहुत बड़ा कमरा लिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे क्लाउड्स का सिमुलेशन किया जाएगा। क्या अगर क्लाउड्स में विंड इस स्पीड से डालते हैं तो इन क्लाउड्स के साथ क्या होगा, फिर विंड इस स्पीड के साथ डालेंगे कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर की विंड चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की विंड चल रही है, तो क्लाउड्स के साथ क्या होगा, रेन होगी नहीं होगी। इस एक बंद एटमॉस्फेयर में, इस एक बंद कमरे में सिमुलेशंस रन होंगी और ये एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट वेदर पैटर्न पता चले कि कब क्या होगा। हम ओपन एयर में जितना भी मॉडलिंग आज तक कर चुके हैं, जितना भी फोरकास्टिंग हम कर रहे थे आज तक, वो तो करेंगे ही आगे भी, बट यहाँ पे आईआईटीएम दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी लेके आया है ऐसा एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट मौसम के अंदर। ठीक है, और प्रोजेक्ट मौसम का जो पहला ट्रांचे है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, विच इज द नोडल बॉडी फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोजेक्ट। इनने स्टार्ट किया है क्या, 60 ये वेदर रडार्स खरीदेंगे, 15 ये विंड प्रोफाइलर्स खरीदेंगे, 15 रेडियो रेडियो सॉन्ड्स खरीदेंगे। ठीक है, और ये जो नेशनल मॉनसून मिशन है 2012 का, उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है, और इसमें जो मेन पॉइंट था वो है क्लाउड सिमुलेशन का। ठीक है, कंप्लीट यहां तक। और ये भी देखेंगे कि क्लाउड्स में ट्वीकिंग कैसे होती है। क्यों? क्योंकि प्लान है हमारा। क्या प्लान है? लाइटनिंग को कंट्रोल करना। जो बिजली गिरती है ना, उस बिजली गिरने को कंट्रोल करना। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि अगर आप देखो, ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स है ना, बिजली गिरती है ना, दिस इज द नंबर वन कॉज ऑफ नेचर प्रोपेल्ड डेथ्स। जितनी भी नेचर की वजह से डेथ्स हो रही है। ठीक है, अर्ली मैन को लगा बाहर बारिश हो रही है, वो आके गुफा में छुप गया, हमने भी घर बना लिए, बट अभी भी नेचर की वजह से जितनी भी डेथ्स होती है उसमें सबसे टॉप पे लाइटनिंग है, दूसरे नंबर पे फ्लड और तीसरे नंबर पे लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड का तो हमने अभी देखा रिसेंटली वायनाड का, फ्लड्स का भी देख लिया, अभी असम वगैरह में फ्लड्स आए थे, और हर साल ही देखते हैं वैसा। लास्ट में जो हमें देखना है वो है लाइटनिंग, और लाइटनिंग के लिए ये काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज है, दिस इज अबाउट पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा। पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर अगर आप देखो तो लोअर अंडमान में पड़ता है, यह अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब पोर्ट ब्लेयर यहां पे पड़ता है, और पोर्ट ब्लेयर के नीचे डंकन पैसेज है, और डंकन पैसेज के नीचे 10 डिग्री चैनल है, और लास्ट में हमारा पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि है ग्रेट निकोबार के ऊपर। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? अंडमान में। डन। और अंडमान और निकोबार को आपस में सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार में जो मेन नेशनल पार्क्स है, उसमें सैडल पीक नेशनल पार्क सबसे टॉप पे है, बिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, देन हमारा कार निकोबार, एंड लास्ट में हमारी है कैंपबेल एंड गलेतिया बे नेशनल पार्क। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, नेशनल पार्क्स भी याद रखनी है, बट यहाँ पे एक ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरी was once served as the naval base of Chola Empire। ठीक है, और यही अभी हमारे लिए एक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक बेस बन रहा है, जहां पे हम लेके आ रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट टू डेवलप द ग्रेट निकोबार। ये 72,000 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो बहुत न्यूज में रहती है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। नेक्स्ट इज जोरावर लाइट टैंक। ये जो जोरावर लाइट टैंक है ना, इसको बनाया है लार्सन एंड टर्बो ने। किसने बनाया? पहली चीज, लार्सन एंड टर्बो। किसके साथ मिलकर बनाया? डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाया। ठीक है, ये टैंक क्या करती है? इट इज मेंट फॉर द डिप्लॉयमेंट इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है वहां पे डिप्लॉय की जाएगी। ड्यूरिंग द फील्ड ट्रायल्स कंडक्टेड इन डेजर्ट टेरियन, द लाइट टैंक इज डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। इनिशियल फेज में ही टैंक कैन फायर, इसका परफॉर्मेंस जो है वो रिगरस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो इसमें यहाँ पे मैंने बहुत सारे ये दिए हुए हैं। 1000 हॉर्स पावर की ये टैंक है, और 3 पर्सन इसके अंदर फिट होते हैं। ये सब चीजें हमें नहीं देखनी है। 70 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, ऑफ रोड ये 40 किलोमीटर तक जा सकती है, वो नहीं याद रखना है। बस ये याद रखना है दैट इट्स लाइट टैंक, इंडियन लाइट टैंक, जिसका नाम है जोरावर, और इंडिजीनियसली बिल्ट है, खुद बनाई है डीआरडीओ ने, साथ में लार्सन एंड टर्बो। लास्ट में वी हैव दिस को लोकेशन। ये एक ऐसा टर्म है, ठीक है, ये को लोकेशन मैटर पे यहाँ पे हियरिंग चल रही थी। को लोकेशन का मतलब क्या है? ये आपका एनएससी है, आप समझ लो ये एनएससी है, बीएससी है। अब ये एनएससी क्या करता है? ये स्टॉक मार्केट
को होस्ट करता है ना। अब ये एनएससी की बिल्डिंग है और यहीं पे मेन सर्वर है किसका, एनएससी का। अब ये जो एनएससी का सर्वर है यहीं पे पूरी ट्रेडिंग होती है और ये जो सर्वर है ये कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद ये कनेक्टेड है ब्रोकर के साथ। ठीक है, अब ब्रोकर जो है वो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, किसको, एनएससी को, कि कौन सा स्टॉक ऊपर गया कौन सा स्टॉक नीचे आया। अब इस ब्रोकर का सर्वर जो है वो अपने यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंटरनेट से डाउनलोड होकर इसके सर्वर पे जाएगी, फिर ये एक्सेस करेगा। बट यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है वो बहुत टाइम होता है। बट वहीं पे उस टाइम के अंदर अंदर दूसरा डिसीजन लिया गया होता है और दूसरे ब्रोकर ने क्या किया हुआ है काम, इसने स्पेस रेंट पे लिया हुआ है एनएससी की बिल्डिंग के अंदर ही और वहां पे ही अपना सर्वर लगा दिया ताकि इस ब्रोकर के लिए ये लेटेंसी का इशू ना आए, इसको टाइम ना लगे इसके पास इंफॉर्मेशन आने का। जो ट्रेड यहाँ पे हो गया वो पहले ही माइक्रो सेकंड में इसके पास पहुंच जाए। जो ही इसके पास इंफॉर्मेशन चली गई तो ये पहले डिसीजन ले लेगा और इसका डिसीजन थोड़ा सा लेट होगा और उस चीज की वजह से डिफरेंस आ रहा है दोनों के ट्रेड में और इसी चीज के ऊपर केस चल रहा था दैट दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, दिस इज को लोकेशन, हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। केस किसका था किसका नहीं था वो अलग कहानी है। डन। चलो लास्ट में भी है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक एंडेमिक डिजीज है सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। इट इज सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स बट ये कम सीवियर है दैन स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में जैसे छोटे छोटे पिंपल जैसे निकलते हैं वैसे ही इसमें भी निकलते हैं, वैसे ही छोटे छोटे पिंपल। यहाँ पे एक वैक्सीन की बात की जा रही है जो बनाया गया है, बवेरियन नॉर्डिक ने बनाया है, ये एमपॉक्स के लिए ये वैक्सीन बनाया गया है। अब इस वैक्सीन का द प्री क्वालिफिकेशन ऑफ दिस वैक्सीन अगेंस्ट एमपॉक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, और अप्रूवल किसने दिया है, डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया है, किसके बाद, पहला टेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है एमपॉक्स का कोई वैक्सीन अभी तक था नहीं, ये पहला वैक्सीन है जो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एमपॉक्स को डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर किया था नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पिछले महीने। एमपॉक्स न्यूज में था, इंडिया में भी 3 केसेस मिले थे हमें केरला में और ग्लोबली देयर आर अराउंड 16,000 केसेस इन 75 कंट्रीज। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। बवेरियन नॉर्डिक ने एक वैक्सीन बनाया है, उसका पहला शॉट एमपॉक्स के अगेंस्ट में रिसेंटली टेस्ट हुआ था और डब्ल्यूएचओ ने उसको अप्रूव कर दिया है। With this, I wish you all the best and I thank you for joining me here. This is your question of the day. You need to attempt this question and then send me your answers. आप अपने आंसर्स भेजोगे तो मैं आपके आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, बगैर आपका नाम लिए जो सबसे अच्छा आंसर लिखेगा उसके लिए हमारी तरफ से एक सरप्राइज होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं आपके। जिसका भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो डिस्कस होगा और जिसको सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे उसके लिए एक सरप्राइज होगा। चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।